नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का भूगोल। क्लास 12 में जो भूगोल पढ़ना है आप लोगों को, उसका जो पहला पाठ है वो क्या है। देखिए, पहला पाठ का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये क्या है इसको समझिए ध्यान से, पाठ का मतलब समझिए और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहले ये समझिए कि मानव भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर मानव भूगोल समझाएंगे आपको। देखिए, भूगोल जो है ना, इसको दो भाग में तोड़िएगा तो बनेगा, ये बना किससे है तो भू और गोल से। भू और गोल। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर, देखिए पृथ्वी पर यानी धरती पर जितने भी जीव है, चाहे वो पशु मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, या जितने भी जीव पाए जाते हैं छोटे से बड़े जीव, उन सभी जीवों का अध्ययन। साथ ही भूगोल में क्या क्या चीज आता है, तो इस धरती पे जितने भी धरातल पे जो स्थल भाग है, महासागर है, महाद्वीप है, जितने भी जल भाग है, महासागर है, सागर है, झील है, नदियां हैं, पहाड़ है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों का बारे में अध्ययन जो करते हैं वो क्या कहलाता है? भूगोल। अब भूगोल में कई क्षेत्र हैं, उसके कई उप क्षेत्र हैं, कई प्रकार, कई उप ब्रांच है। भूगोल एक पेड़ है। भूगोल क्या है? एक पेड़ है। तो भूगोल जो पेड़ है इसमें क्या पढ़ना है भैया? ये भूगोल का एक वो पेड़ है, मान लिए ये पूरा भूगोल है। तो भूगोल जो पेड़ है इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो भैया भूगोल में आपको पढ़ना है व्यक्ति के बारे में। और क्या पढ़ना है? और ब्रांच क्या हो सकता है? तो और ब्रांच हो सकता है पशु पक्षी कोई जीव के बारे में। और क्या पढ़ना है? जितने ही प्राकृतिक चीज है, नदी है, पहाड़ है, पठार है, महासागर है, जीव जंतु है, मरुस्थल है, मैदानी क्षेत्र है, ये सब चीज़ जो पढ़ते हैं हम लोग, ये भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो भूगोल के कई ब्रांचेस हुए, उसमें एक पढ़ना है हम लोगों को मानव भूगोल। जो आपका जो आप जो 12 में पढ़िएगा उसका जो पहला भूगोल पार्ट है, पार्ट भूगोल का क्या वो पार्ट पढ़िएगा? 1, 2, 3 पार्ट पढ़ाएंगे, 2 पार्ट पढ़ाएंगे, 2 पार्ट पढ़ाएंगे। भूगोल का 2 पार्ट पढ़ना है आपको। तो पहला जो भूगोल है वह मानव भूगोल। मानव भूगोल पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मानव भूगोल जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, कैसा नेचर है उसका, कैसा विषय क्षेत्र है, इसमें कौन कौन चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले तो ये जानते हैं कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, ये परिभाषा क्या होगा इसका। देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, परीक्षा में आएगा तो क्या लिखिएगा आप। तो परिभाषा क्या बना है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में क्लियर कीजिए, हम लिखते हैं और उसको समझाते हैं। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल का परिभाषा क्या है? मानव भूगोल जो है वो क्या है? मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों या मानव समाज लिखते हैं, मानव समाजों भी लिख सकते हैं, मानव समाजों और क्या है? धरातल के बीच क्या है? संश्लेषित अध्ययन। क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। इस संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है ये बताते हैं जरा नहीं। मतलब मानव भूगोल में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो मानव के समाजों का मतलब क्या हो गया? मानव जो रहता है जिस व्यक्ति के समूह में, उसको समाज कहते हैं। जैसे एक आदमी है और 10-12 आदमी आपका हो गया तो एक परिवार बन गया। जैसे मानव का एक परिवार हुआ और बहुत सारा परिवार मिलके बनता है एक समाज। जैसे आप किसी समाज से आते हैं, नहीं पूछते आप किस समाज से आते हैं, तो कहते हैं हम कुम्हार समाज से आते हैं, हम जो है वैश्य समाज से आते हैं, हम बनिया समाज से आते हैं, हम पासवान समाज से आते हैं, है ना, हम निषाद समाज से आते हैं, है ना, होता है ना जी। तो अलग अलग समाज होता है ना, एक आपका समाज होता है। तो मानव का अलग अलग समाज है,
एक समाज में तो नहीं रहता, अलग अलग समाज में लोग रहता है। तो मानव के समाजों और धरातल, धरातल का मतलब होता है पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी है ये धरातल है। तो हमारा मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंध है उसका जो अध्ययन है, कैसा अध्ययन, संश्लेषित अध्ययन, मतलब कि जानबूझकर सही से पढ़ना, संश्लेषित अध्ययन है, यही कहलाता है मानव भूगोल। तो अब इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम मानव समाजों और धरातल के बीच के अध्ययन को करते हैं। सीधा बात है। किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव समाजों और धरातल के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। याद रहेगा? चलिए, अब यहाँ पे बात यह है कि एक बात और परिभाषा दिया है कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान का उत्पन्न की संकल्पना है। मतलब क्या है? देखिए, मानव भूगोल हमें क्या देता है? तो कह रहा है कि मानव भूगोल क्या कह रहा है? मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, क्या हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली क्या भौतिक नियमों और क्या है? भौतिक नियमों और इसमें रहने वाले जीवों और इस पर रहने वाले जीवों का जो बीच में संबंध है उसको बताता है। देखिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक कारक, कुछ ऐसे नियम कानून है जो हमारे पृथ्वी को हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे नियम कानून है जिससे पृथ्वी चल रही है। मतलब क्या कि पृथ्वी पर कब आंधी आएगा, कब वर्षा होगी, कैसा मिट्टी होगा, कहाँ पठार होगा, कहाँ पहाड़ होगा, कहाँ मरुस्थल होगा, ये कुछ तो नियम कानून है ना, जब चलाने वाले वो नियम कानून से चलता है वो, तो उसे कहते हैं भौतिक कारक। क्या कहते हैं? भौतिक कारक, भौतिक नियम या कारक, जिससे क्या होता है? पृथ्वी चलती है, पृथ्वी को नियंत्रित करती है, पृथ्वी को चलाने का काम करती है। कौन? यही भौतिक कारक। और उसके बीच और इस जीवों के बीच, धरती पर रहने वाले जीव, पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के कुछ नियम कानून है ना जी। बात को समझिए, हम जो समझा रहे हैं, पृथ्वी पर दो बातों, मानव भूगोल क्या है? तो दो चीज का अध्ययन है। क्या है? तो पृथ्वी को चलाने वाले नियम कानून, पृथ्वी पर को चलाने वाले नियम कानून यानी नियम जो पृथ्वी को चला रही है, पृथ्वी पर जो घटना घटित करा रही है, और उस पर रहने वाले जो जीव हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भी हो, उस पर रहने वाले जितने जीव हैं, ये सब जीव है, पेड़ पौधा है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई जानवर है या मछली है, कोई भी है, इसमें सब जीव धरती पे रहते हैं। तो इन जीवों का कुछ संबंध है किससे? इस नियमों से। किन नियमों से? वही नियम जो पृथ्वी को चला रही, उन नियमों से, पृथ्वी को चलाने वाले नियमों से इस सब का संबंध है। वही संबंध का जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या? मानव भूगोल। ठीक है ना? तो मानव भूगोल किसी को समझा दीजिएगा। मानव भूगोल क्या है? तो भाई पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है वो, और पृथ्वी के धरातल को चलाने वाले जो भौतिक नियम है वो, उसके बीच के संश्लेषित अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। या तो परिभाषा कर दिया, तो ये परिभाषा भी ठीक है आपका। मानव समाजों और धरातल के बीच में जो आपसी संश्लेषित अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। अगला प्रश्न उठता है क्या कि मानव भूगोल तो हमको समझ में आ गया, मानव भूगोल का क्या उपक्षेत्र भी है? तो हाँ, मानव भूगोल का जो है ना, मानव भूगोल जो है ना, इसका भी क्या उपक्षेत्र है? मानव भूगोल में मतलब आपको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ में आता है। भूगोल का एक पेड़ है, भूगोल के पेड़ में कई सारे ब्रांच है, कई सारे ब्रांच है, इसमें कई सारे ब्रांच है। उसमें से एक ब्रांच है आपका ये, इसका नाम है क्या? मानव भूगोल। क्या नाम है? मानव भूगोल। एक ब्रांच है
माने भूगोल का एक ब्रांच है कथी, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल का भी कई गो ब्रांच है, मानव भूगोल में से भी कई गो ब्रांच निकला हुआ है, एगो ब्रांच नहीं है भैया, एक भी कई गो ब्रांच है, मतलब इस बात को समझिए। ठीक है ना, मानव भूगोल का भी कई गो ब्रांच है। कौन कौन ब्रांच है देखिए, इसमें कह रहा है क्या, व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल। और क्या है भैया, तो कह रहा है सांस्कृतिक भूगोल, कौन को लिख देते हैं, सांस्कृतिक भूगोल। और क्या है, कह रहा है क्या, लिंग भूगोल। और क्या है, लिंग भूगोल है। और क्या है, अवकाश भूगोल या सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल। मतलब कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे प्रकार है, इसके भी क्षेत्र है। तो परीक्षा में ये आपको दिमाग में ये समझ लीजिए, भूगोल के कई ब्रांच है, जिसमें मानव भूगोल भी और भी भूगोल सब है ना। तो मानव भूगोल जो मेन पार्ट है इसका, इसके भी कई वो ब्रांच है, जिसके बारे में इसको कहते हैं क्या, मानव भूगोल का उपक्षेत्र। क्या कहते हैं, मानव भूगोल का उपक्षेत्र, जो आपको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। जब आप मानव भूगोल पढ़ते हैं तो मानव भूगोल को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वह अन्य सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे मानव भूगोल के लिए आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, समाज शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, राजनीति भी पढ़ना पड़ेगा, राजनीति शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, जनसंख्या इसमें क्या होता है, आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब इसकी और भी दिखा, व्यावसायिक है, पर्यटन है, यात्रा है, व्यावसायिक विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, पर्यटन विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको बता दें इसके अलावा महामारी विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, महामारी विज्ञान। कहने का मतलब ये है कि जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करने जाते हैं, मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल का अध्ययन सिर्फ मानव भूगोल को पढ़ के नहीं कर सकते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमें अन्य विज्ञानों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मानव भूगोल में हम मानव और धरातल के बीच के संबंध को पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानव और धरातल यानी मनुष्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसको पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। किसमें, मानव भूगोल में। तो क्या उसमें अर्थशास्त्र जरूरी नहीं पड़ेगा, अर्थशास्त्र जरूरी पड़ेगा ना। ये जब अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे कि मनुष्य की आय आमदनी वगैरह कैसे होती है, पैसा कौड़ी के बारे में। तो पैसा कौड़ी का संबंध किससे होगा, मनुष्य से। और मनुष्य का संबंध किससे है, धरती से। तो आप मनुष्य और धरती, इसमें मानव यानी मनुष्य और धरती के बीच में पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्य और धरती के बीच में पढ़ने जा रहे हैं। मानव और धरती के बीच में पढ़ते हुए मानव भूगोल होता है। तो जब इसके बीच का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इस सब की आवश्यकता पड़ेगी, सब विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल अकेला नहीं है, ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। ये सब सामाजिक विज्ञान का ही प्रकार है ना। इतिहास से पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं तो इससे आपको भूगोल में लाभ मिलेगा। भूगोल का जानकारी, समाजशास्त्र का जानकारी रखिएगा तो भूगोल में लाभ मिलेगा। अर्थशास्त्र की जानकारी रखिएगा तो भूगोल में लाभ मिलेगा। अब भूगोल की जानकारी रखिएगा तो इतिहास की जानकारी से लाभ मिलेगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, समझ गए। अब सोचिए कि हम खाली भूगोले पढ़े, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, पर्यटन, व्यवसाय, इस सब को ना पढ़े तो आप भूगोल को सही से नहीं समझ सकते हैं।
भूगोल को समझने के लिए इन सभी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आवश्यक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस मानव भूगोल जो है ना इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है, वही आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 समझा दिए। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है क्या? मानव की प्रकृतिकरण। वो क्या है? मानव की प्रकृतिकरण या प्राकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण क्या है? प्रकृतिकरण है कि प्राकृतिकरण है? प्राकृतिकरण है कि प्रकृतिकरण है? प्राकृति लिखे हैं, कोई प्रकृति लिखा है, कोई प्रकृति लिखा है। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है? प्रकृतिकरण क्या होता है? देखिए, मानव जो होता है ना, इंसान और प्रकृति के बीच में संबंध होता है, सब जानता है। ठंडा मौसम चल रहा है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी मौसम आता है तो सूती कपड़ा पहन लेते हैं, बरसात आता है तो हम लोग बरसाती पहन लेते हैं, सब जानता है। कोनो आदमी भगवान के नियमों से अलग नहीं हो सकता है, सबको भगवान के नियम को मानना पड़ता है। तो मानव की प्रकृतिकरण में क्या कहता है कि मानव इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है और प्रौद्योगिकी किसी समाज के संस्कृति विकास के स्तर का सूचक होता है। मानव प्रकृति के नियमों के अच्छे ढंग से समझने के बाद यह प्रौद्योगिकी के विकास का उदाहरण के लिए समझता है। इस मतलब कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। मतलब क्या है? मानव की प्रकृतिकरण क्या होता है? एक ऐसी सोच है, मानव की प्रकृतिकरण एक ऐसी सोच है जिसमें मानव प्रकृति के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलती है। क्या करता है? मानव प्रकृति के, क्या? प्रकृति यानी भगवान, प्रकृति माने क्या? भगवान। मानव मानव प्रकृति के अनुसार चलती है, चलते हैं लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हो? देखिए, मानव जो है ना, जब भगवान के नियमों के अनुसार चलने लगे या प्रकृति के अनुसार चलने लगे तो हम कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण हुआ है। जैसे भैया बादल वाला दिन है, बारिश हो रही है, तो हम क्या करते हैं? बारिश हो रही है तो थोड़ा देर कोई काम करने के लिए स्टॉप करते हैं कि बाद में कर लेंगे, बारिश हो थक बाद में कर लेते हैं, और ज़्यादा भगवान के नियमों को विरुद्ध नहीं चलते। ठंड का उनका गिर जाएगा दे पता, क्या करें? प्रकृतिकरण है। ठंडा का मौसम हो गया है और आप स्वेटर पहन रहे हैं। ठंडा में क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वेटर पहन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करेंगे स्वेटर पहन लेते हैं। भगवान जी ठंडा बना दिए तो गर्मी लाने के लिए कपड़ा पहन लेते हैं, गर्मी लगेगा। और भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे हम लोग चलते हैं, ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। गर्मी लग रही है तो पेड़ के नीचे चले जाते हैं। गर्मी लग रही है, खूब गर्मी चल रही है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि भैया जाके हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। तो ये आपकी सोच है, आप भगवान के नियमों के अनुसार चलते हैं, है ना। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, है ना। भूख लगती है, नेचुरली खाना खाते हैं। भगवान के नियम के विरुद्ध में कुछ भी नहीं जाते। इसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या? मानव का प्रकृतिकरण। इसमें मनुष्य भगवान ने जो भी संसाधन दिए उसमें खुश रहता है। भगवान जो भी चीज बना दिए हैं उसको पाकर ही खुश है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है प्रकृति के नियमों को। इसे भगवान के बनाए गए प्रकृति के नियमों में क्या करता है? प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ नहीं करते। इसमें कोई भी उल्टा पुल्टा काम, छेड़छाड़ करने का मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा काम मनुष्य नहीं कर रहा है। जैसे भगवान है चलने दे रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। ये हुआ मानव का प्रकृतिकरण। और दूसरा है क्या? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का तो बड़ी माँ मारेंगे हम। कौन से तू पढ़ने आता है? 2 बजे तो क्लास है, 3 बजे कहीं 3 बजे हुआ है तुम लोग क्लास? तुम लोग क्लास 3 बजे हुआ है? कोई 3 बजे नहीं हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण ये क्या होता है?
प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या होता है? प्रकृति माने होता है भगवान। भगवान जो है वो मानवीकरण मतलब क्या है कि प्रकृति बदल लिया, प्रकृति को ही चेंज कर दिया, माने प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलना, प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे। हम भगवान से बड़े हैं और प्रकृति के जो नियम हैं उसमें छेड़छाड़ करेंगे। और उसमें क्या था? प्रकृति के अनुसार चलेंगे, आप प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा नाम भी है प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या करा है? प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, आप प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ठंडा लग रही है तो स्वेटर नहीं पहनेंगे, ठंडा लग रही है तो स्वेटर उसमें पहन रहे थे हम लोग, उसमें क्या कर रहे थे? ठंडा लगी थी तो क्या पहन लिए थे? और इसमें क्या करें? ठंडा लग रही तो स्वेटर, तो क्या करेंगे? हीटर चालू कर देंगे, हीटर बना लेंगे हम हीटर बना लेंगे, हमारा घरे गर्म रहेगा। कार में हीटर लगा लेंगे, कारे गर्म रहेगा। ऑफिस में गर्म लगेगा, ऑफिस में बाथरूम में भी हीटर लगा के रखेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे। गीजर लगा लेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे। भगवान के नियम को बदल दिए। किसी को घर में पैसा है, कौड़ी है, तो वो घर में गीजर लगाया हुआ है, तो ठंडा के बाप पर रहेगा तो गर्म पानी से नहाएगा नहीं, नहा के आएगा तो जो घर में घुसेगा उसमें क्या लगा हुआ? हीटर लगा बड़ा एकदम आग की तरह गर्म है एकदम घर, है ना। कार में बैठ के गया, उस कार में भी हीटर लगा, ऑफिस में जिसमें काम कर रहा है उसमें भी हीटर लगा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि बाहर कितना ठंडा पड़ रहा है? उससे कोई फर्क पड़ रहा है उसको? तो ये भगवान के नियमों पे छेड़छाड़ कर दिया। गर्मी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैर के नीचे थोड़ी ना बैठने जाएंगे हम। उसमें क्या हुआ था? गर्मी पड़ने पर थोड़ा सा बैठ के सस्ता मैंने ठंडा हवा खा रहे, और इसमें पैर के नीचे नहीं बैठेंगे, क्या लगा लेंगे? अब जिसके घर में एसी है, जिसके बाथरूम में एसी है, जिसकी कार में एसी है, जिसके ऑफिस में एसी है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है? कोई फर्क पड़ेगा उसको? तो ये हो गया। मगर एसी से निकलने वाला जो केमिकल है वो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। हीटर चलाने से कहीं लाइन से चल रहा है, लाइन से चलने से, कोयला जलने से प्रदूषण फैल रहा है। तो आप हीटर चला लीजिए, अपना तो गर्मी ले लिए, आप एसी चला के अपना ठंडा तो ले लिए, प्रकृति में तो प्रदूषण फैला दिए। और ये बंदा तो पेड़ के नीचे हवा खा रहा है, ये कौन प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है? ये तो नॉर्मल स्वेटर पहन रहा है, उनका प्रकृति द्वारा बना हुआ कपड़ा पहन रहा है, क्या वो कर रहा है? ये तो बारिश हुआ तो निकला ही नहीं घर से, क्या थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो जाएंगे। और इसमें क्या कर रहा है कि रेनकोट पहन लेंगे भैया। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों को छेड़छाड़ कर देता है। सब कुछ अपने हिसाब से बना रहा है, एयर कंडीशनर रूम, एयर कंडीशनर कार, एयर कंडीशनर सब कुछ बना रहा है, एसी वाला सब कुछ बना रहा है, और वो सब उसमें ज़्यादा नहीं कर रहा है, छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, प्रकृति के नियमों के साथ साथ चल रहा है। तो जिस मानव में ये सोच होता है कि भगवान जिस विधि से हमको रख रहे हैं उसी विधि से हम रहते हैं, भगवान के नियम कानून में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो ये कहलाता है मानव का प्रकृतिकरण। और जिस मनुष्य में ये सोच होता है कि प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाया है वो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो उसको कहते हैं क्या? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति वाला जो चीज़ है उसको मानव अपने हिसाब से बना दिया है, मानवीकरण कहलाएगा, प्रकृति का मानवीकरण करें। तो परीक्षा में दोनों पूछता है, ठीक है ना, दो तरह की विचारधाराएं होती है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न है मानव भूगोल का टिकड़ी में मानव का प्रकृति समझाइए, सब चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, एक है नव निश्चयवाद। क्या है? नव निश्चयवाद। देखिए तो पहले बात को समझिए। एक है पहला नंबर क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े? पहला नंबर क्या पढ़े? प्रकृति का मानवीकरण के मानव का प्रकृतिकरण। बोलिए पहला नंबर क्या पढ़े थे? देखिए यहाँ पे क्या था?
पहला नंबर था मानव भैया, पहला नंबर था मानव की प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण। क्या था? ध्यान से समझिए इस चीज को। पहला नंबर था मानव का प्रकृति, बात नहीं, ध्यान से समझो, प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। और दूसरा नंबर क्या करो? प्रकृति का मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण, चलिए मानवीकरण हो गया। दो बातें थी। तो प्रकृति, मानव के प्रकृतिकरण में क्या हुआ? मानव समझ लिया कि भैया प्रकृति जो देगा उसी में हम खुश रहेंगे, प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब प्रकृति का मानवीकरण में क्या किया? तो भगवान ने जो भी बनाया उसमें छेड़छाड़ करेंगे, चेंज करेंगे। तो उस दोनों विचारधारा, आप मान लो कोई आदमी ऐसा है जो भगवान के भरोसे सब कुछ भगवान से ही से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है, भगवान के नियमों से चल रहा है, और कुछ आदमी ऐसा है जो इंसान अपना ही सब कुछ सिस्टम चेंज कर लिया है। तो ये दोनों को हटा के एक नया लाया गया, इसका नाम है नव निश्चयवाद। दोनों के बीच का रास्ता, इसको कहते हैं नव निश्चयवाद की संकल्पना, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद क्या था? इसमें क्या किया गया? मानव के प्रकृतिकरण और मानव के मानवीयकरण, प्रकृति के मानवीयकरण को दोनों को गलत कहा गया। कहा भगवान के सब कुछ भरोसे से बैठना भी ठीक नहीं है और इंसान बहुत बदलाव कर लिया, ये भी ठीक नहीं है। तो एक नया निकला, वो क्या निकला? नव निश्चयवाद। और ये संकल्पना से, इस संकल्पना से क्या हुआ कि थोड़ा इंसान मानव के प्रति भी उदार हो गया और भगवान को भी नियमों में कुछ बदलाव कर दिया। मतलब बीच का रास्ता था, दोनों का सामंजस्य के रास्ता था इसमें, ठीक है ना। और आपको ऑब्जेक्टिव में आप याद भी किए होइएगा कि नव निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने दिया था? लिखा हुआ है, किसने दिया है? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? नहीं लिखे हैं ग्रिफिथ टेलर दिए थे। उसको भी लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कर लिखे, हो गया, पढ़ा दिए, इतना तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो परीक्षा पूछता है नव निश्चयवाद को दोनों का बीच का रास्ता क्यों कहते हैं? इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि नव निश्चयवाद में मानव के वर्चस्व को भी नहीं रखा गया है और न प्रकृति के वर्चस्व को रखा गया है, दोनों के बीच का रास्ता रखा गया है। मानव कुछ भगवान के अनुसार चेंज कर लेता है और भगवान वाला नियम में भी कुछ चेंजिंग हो जाता है। तो इस तरह से एक नया अवधारणा बना जिसको कहते हैं नव निश्चयवाद, जो दोनों के बीच का रास्ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर जो है ना पूरा पढ़ लिया आपने, पहला चैप्टर यही था, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं?